गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन लेयर प्रॉब्लम, जिसका आज हम पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव और ओजोन परत की जो समस्या है उसका आज हम पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान दीजिए। हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए, हरित गृह प्रभाव को हम कांच घर प्रभाव अथवा पौधा घर प्रभाव भी कहते हैं। वास्तव में क्या होता है कि ठंड के दिनों में पौधों को कम तापक्रम से सुरक्षित रखने के लिए पौधा घर बनाया जाता है, जो कि कांच के आवरण युक्त होता है। इस कांच के घर में सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंच जाता है, किंतु इस कांच के आवरण के भीतर से ऊष्मा बाहर निकलने से कांच के द्वारा रोक ली जाती है और भीतरी ऊष्मा अवरक्त किरणों के रूप में बाहर आने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार ग्रीन हाउस के बाहर का तापमान सदा कम होता है व भीतरी तापमान सदा अधिक रहता है। अतः सर्दी में भी ग्रीन हाउस में कम तापक्रम से नष्ट होने वाले पौधों को बचाए रखा जा सकता है। हरित गृह में भीतरी तापक्रम अधिक रहने के तथ्य को ही हमारी पृथ्वी पर लागू करके तापक्रम के संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं। देखिए, हमारे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, मीथेन, CH4 और जलवाष्प भी कांच के आवरण के समान ही व्यवहार प्रदर्शित करती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बहुत ही कम, मात्र 0.03% ही होती है और इतनी कम मात्रा में होने पर भी CO2 का पृथ्वी के ताप पर जो नियंत्रण है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है और पृथ्वी के ताप का नियंत्रण यह गैस ही करती है। ताप नियंत्रण की अधिकांश भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड ही निभाती है। देखिए, ताप नियंत्रण के लिए अधिकांश तो भूमिका जो है वो CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा ही निभाई जाती है। विश्व के मौसम में पिछले वर्षों में आने वाले परिवर्तनों के बारे में वैज्ञानिक इसी गैस CO2 को भी उत्तरदायी मान रहे हैं। यह गैस सूर्य के प्रकाश के साथ आने वाली अवरक्त यानी इंफ्रारेड रेज या किरणों को अवशोषित करने की क्षमता प्रदर्शित करती है। इस अवशोषण की क्रिया के पश्चात पुनः पृथ्वी की सतह पर उन्हें परावर्तित कर देती है। इससे पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है और इस गर्मी के बने रहने के कारण ही, इस ताप के बने रहने के कारण ही कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 द्वारा उत्पन्न यह प्रभाव हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर आती हैं, यहाँ टकरा कर पुनः वायुमंडल में लौट जाती है, किंतु गर्मी उत्पन्न करने वाली अवरक्त किरणें पुनः लौटते समय कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 को जो आवरण होता है पृथ्वी के ऊपर उसको भेद नहीं पाती है। फलस्वरूप पृथ्वी के वायुमंडल को ये गर्म कर देती है। ज्ञात किया गया है कि पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस कार्बन डाइऑक्साइड की वर्तमान मात्रा द्वारा बना रहता है। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर आती है तो ये अधिक पैनी होती है, क्योंकि इनकी तरंग लंबाई कम आंकी गई है, जबकि परावर्तित किरणें अधिक लंबाई की होकर मंदता प्रदर्शित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 की इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए कई वैज्ञानिक इसे मौसम की कुंजी या की ऑफ वेदर भी मानते हैं। इसकी उपयोगिता के आधार पर इसे मौसम में स्थायित्व बनाए रखने तथा फसलों में अनाज बनाने हेतु अद्भुत क्षमता युक्त गैस भी माना जाता है। विश्व भर पर मौसम में आए परिवर्तनों हेतु कई वैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 गैस को ही उत्तरदायी मानते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट का आपके सामने डायग्राम है। आप डायग्राम में देखिए, सूर्य के प्रकाश से जो किरणें या रेज जो आती हैं वो पृथ्वी का जो धरातल है उससे टकराकर पुनः वापस लौटती हैं। तो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में आने वाली जो रेज है वो सामान्यतः छोटी तरंगदैर्ध्य युक्त होती है और ये पृथ्वी की सतह से टकराकर जो है लंबी तरंगदैर्ध्य वाली जो अवरक्त इंफ्रारेड किरणें हैं जिनमें ऊष्मा होती है उनकी ओर वापस लौटती है। लेकिन पृथ्वी के ऊपर जो CO2 का जो आवरण होता है, वायुमंडल में जो CO2 की सामान्य मात्रा जो होती है
वो इनको वापस ट्रैप कर लेती है और इनको वापस वायुमंडल में लौटने से रोक लेती है। देखिए, सामान्यतः वायुमंडल में जब CO2 की सामान्य मात्रा होती है तो ये सूर्य से आने वाली जो अवरक्त किरणें हैं, ये पृथ्वी के पर्यावरण से, वायुमंडल से या धरातल से परावर्तित होकर उच्च ऊर्जा युक्त या लंबी तरंगदैर्ध्य युक्त ऊष्मा के रूप में वापस वायुमंडल में लौट जाती है। लेकिन जब वायुमंडल में CO2 की मात्रा अधिक होती है तो ये जो है छोटी तरंगदैर्ध्य वाली किरणें जो है लौट नहीं पाती, फलतः पृथ्वी का जो है टेम्परेचर या ताप बढ़ाने में ये सहायक होती है। इसे ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव के नाम से जानते हैं। हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रमुखतः 3 परिप्रेक्ष्य में हम अध्ययन कर रहे हैं, जो कि निम्नलिखित है। पहला, तापमान के साथ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध। दूसरा, पृथ्वी को वातावरण की गैस से गर्म रखना। और तीसरा, मंगल व शुक्र ग्रहों के आधार पर हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट की विवेचना करना। सबसे पहला हम ले रहे हैं तापमान के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध। पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की किरणों से पृथ्वी की सतह तथा वातावरण दोनों ही गर्म हो जाते हैं। ये दोनों गर्म होकर अवरक्त ऊर्जा को अपने में, इंफ्रारेड एनर्जी को अपने में ही बनाए रखते हैं। फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प, अन्य कई प्रकार के अणु इस अवरक्तीय ऊर्जा को अवशोषित करके पृथ्वी की ऊष्मा को बढ़ा देते हैं और पृथ्वी की ऊष्मा बढ़ने के साथ ही पृथ्वी का तापमान या टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। इस तापक्रम को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका जो है CO2 की होने के से यह संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ज्ञात किया गया है कि CO2 की मात्रा में सन 1950 से सन 1985 के मध्य 275 से 350 ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन तक की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार मीथेन भी इस कालखंड में 700 से 1700 ppm तक बढ़ी है। इसी समयावधि में N2O की मात्रा में जो है 280 से 380 ppm तक की वृद्धि देखी गई है, पार्ट्स पर मिलियन की वृद्धि देखी गई है। प्रमाणों के आधार पर यह जाना जा चुका है कि हरित गृह गैसों की मात्रा में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। इस बढ़ती गति के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि सन 2030 तक इसके दुगुनी हो जाने की संभावना है। कार्बन डाइऑक्साइड की वातावरण में बढ़ती हुई मात्रा का पृथ्वी की सतह के साथ ही वातावरण के बढ़ते तापमान का सीधा संबंध स्थापित किया जा चुका है। दूसरा, पृथ्वी को वातावरण की गैस से गर्म रखना। सूर्य द्वारा प्रकाश ऊर्जा के रूप में पृथ्वी को जो प्राप्त होता है उसका 70% भाग तो अवशोषित कर 30% पृथ्वी का जो वातावरण है या धरातलीय सतह है वो 70% भाग को अवशोषित कर लेती है और 30% भाग को यह परावर्तित कर देती है। इस प्रकार ऊर्जा का संतुलन बनाए रखा जाता है ताकि पृथ्वी अत्यधिक गर्म होकर हानिप्रद तापमान तक नहीं पहुँचे। साथ ही हरित गृह प्रभाव से जुड़ी गैसों में अवरक्त किरणों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ये गैसें अवरक्त किरणों की ऊर्जा को अवशोषित करने के पश्चात पुनः उन्हें पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देती है। इससे पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ जाता है और यही हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ये क्रिया पृथ्वी के समान ही अन्य ग्रहों पर भी प्रमाणित की गई है। तीसरा है मंगल व शुक्र ग्रहों के आधार पर हरित गृह प्रभाव की विवेचना, ग्रीन हाउस इफेक्ट की विवेचना। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस के कारण हरित गृह प्रभाव जैसी क्रियाएं मंगल और शुक्र ग्रह पर भी प्रमाणित की गई है। मंगल तथा शुक्र ग्रह के अध्ययन को आधार बनाकर ही पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट की पुष्टि की गई है। शुक्र ग्रह पृथ्वी से अनुमानतः लगभग 17,000 गुना विशाल है और वहाँ का वातावरण भी अधिक बड़ा व घना है। यह घनापन वहाँ उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही है। शुक्र ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड की भारी परत से वहाँ की सतह का तापमान 477 डिग्री सेल्सियस हो गया है, जबकि यह तापमान -46 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था। यह माना जाता है कि शुक्र ग्रह का तापमान 523 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। इसके विपरीत मंगल ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, CO2 नहीं है, अर्थात यहाँ CO2 का अभाव है। फलस्वरूप इसकी सतह अत्यंत ठंडी है। मंगल ग्रह पर CO2 के अभाव तथा शुक्र ग्रह पर इसकी अधिक उपस्थिति के कारण तापमान की स्थिति के अध्ययन से पृथ्वी पर तापमान की गणना में बहुत अधिक सहायता मिली है। अब देखिए हरित गृह प्रभाव के कारण देखिए। वैसे तो
हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट हेतु कई प्रकार की गैसें उत्तरदायी हैं, किंतु सर्वोपरि रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। वातावरण में इसके बढ़ने के मुख्य कारण निम्नानुसार है। वातावरण में CO2 गैस के बढ़ने के मुख्य कारण देखिए, सबसे पहला जंगलों का कटना। विश्व भर में, संपूर्ण विश्व में 1 मिनट में 1 से 38 एकड़ वन विनाश के बारे में यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का एक प्रतिवेदन बताता है। वस्तुतः वनों के पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को काम में लेकर सूर्य के प्रकाश में जल तथा हरित लवक की सहायता से प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न करते हैं। इस क्रिया में पेड़ पौधे भोजन निर्माण करते हैं। पेड़ पौधों को काटने से कार्बन डाइऑक्साइड को काम में लेने वाली मशीनरी का विनाश हो जाता है, अर्थात वातावरण में CO2 की सांद्रता में वृद्धि होना है। दूसरा, जंगलों का दहन। वनाग्नि, वनों में लगने वाली अग्नि अर्थात जंगलों के दहन से भी कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 तो निकलती ही है, साथ ही वातावरण में CO2 की सांद्रता भी बढ़ाती है। इसके साथ ही जब उष्ण कटिबंधीय स्थानों में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी की मृदा में उपलब्ध कार्बन तथा ह्यूमस में उपस्थित इसके यौगिक भी ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इस प्रकार CO2 की बढ़ोतरी हो जाती है। जैवखंड, बायोमास के जलने से ईंधन के रूप में जैवखंड या बायोमास जलाने से भी कार्बन डाइऑक्साइड सहित कई प्रकार की गैसें निष्कासित की जाती है। आज भी विकासशील देशों में गरीब जनता वनों से ही अपना ईंधन बनाकर दैनिक रूप से खाना पकाती है। धान के खेतों से भी मीथेन गैस उत्पन्न होती है, जो हरित गृह के प्रभाव को बढ़ाने में सहायता करती है। यह भी एक सर्वज्ञात तथ्य है कि विश्व भर में धान की खेती वाले क्षेत्र भी अत्यधिक रूप से फैले हुए हैं, खासकर एशियाई देशों में। दूसरा, जंतु और दीमकों से भी मीथेन गैस वातावरण में मिलती है। जीवित प्राणियों से तथा मृत जीवों के अपघटन से भी हरित गृह के प्रभाव को बढ़ाने वाली गैसें निकलती हैं। समेकित रूप से ये बढ़ोतरी भी पृथ्वी पर ताप बढ़ाने में सहयोग करती है। भारत जैसे देश में परिवहन के संसाधन मुख्य रूप से कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस है। इसके द्वारा अनुमानतः 8,535.5 गुणा 15 मिलियन टन कार्बन के निक्षेप होने का अभिज्ञान सन 1988-89 के अभिलेखों से होता है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत पृथ्वी पर CO2 द्वारा निर्मित ऊष्मा में 2.8% की भागीदारी निभाता है। जीवाश्म ईंधन के दहन और औद्योगिकरण के फलस्वरूप भी हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि हुई है। जीवाश्म ईंधनों फॉसिल फ्यूल्स की खपत औद्योगिक क्रांति के पश्चात अत्यधिक बढ़ गई है। इससे वातावरण में CO2 की मात्रा में अनवरत बढ़ोतरी होती गई है। अब स्थिति यहाँ तक गंभीर हो गई है कि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाने से पृथ्वी की सतह से पुनः लौटने वाली ऊष्मा वायुमंडल को पार नहीं करने के कारण पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया निरंतरित होते रहने से जलवायु भी परिवर्तित होकर मनुष्य को गंभीर स्थिति में ला देगी, जो कि अकल्पनीय होगी। जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल के दहन में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण पृथ्वी पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC एंड N2 नाइट्रोजन ऑक्साइड में बराबर बढ़ोतरी होती जा रही है। माना जा रहा है कि 15 से 20 वर्षों में वातावरण में CO2 दुगुनी हो जाएगी। लगभग 4 मिलियन टन प्रतिवर्ष की यह दर से ये जीवाश्म ईंधन का दहन हो रहा है और दहन की दर में 4% वार्षिक रूप से बढ़ोतरी हो रही है। यह ज्ञात किया गया है कि विकसित देश ही सर्वाधिक CO2 की आवश्यकताओं CO2 की मात्रा को विसर्जित कर रहे हैं। विकासशील देशों द्वारा तो वातावरण में CO2 का विकास अत्यधिक कम है। हरित गृह गैसें, ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में बात करें। हरित गृह गैसें पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से भी निर्मित होती है, किंतु इनके मर्यादित स्तर से अधिक हो जाने के लिए औद्योगिक देशों के क्रियाकलाप उत्तरदायी है। पिछले 200 वर्षों में मनुष्य की विशिष्ट गतिविधियों के कारण वातावरण में हरित गृह गैसों की मात्रा बढ़ती ही गई। प्रमुख हरित गृह गैसें निम्नांकित है। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा वायुमंडल में दूसरी हरित गृह गैसों में सर्वाधिक है। इसे 350 ppm पार्ट्स पर मिलियन आंका गया है। CO2 की सांद्रता
पृथ्वी पर लगभग 1980 में 280 से 290 ppm थी, जो सन 1988 में बढ़कर 350 ppm हो गई। और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यह स्तर सन 2050 तक 500 से 700 ppm तक बढ़ सकता है। दूसरी सभी हरित गृह गैसों से CO2 का स्तर सर्वाधिक होने पर भी इसकी ऊष्मायन क्षमता तुलनात्मक रूप से कम होने के कारण प्रभावित भी कम ही होती है। फिर भी वायुमंडल की कुल गर्माहट में CO2 का ही सर्वाधिक अंश है, जो लगभग 55% के आसपास माना जाता है। वायुमंडल में CO2 की सांद्रता को स्थिर रखने का प्रयास निरंतर प्रकृति के स्तर पर होता रहता है। यह प्रक्रिया समुद्र एवं वायुमंडल के मध्य निरंतर चलती रहती है। समुद्र में CO2 की सांद्रता बढ़ने पर वायुमंडल द्वारा तथा वायुमंडल में सांद्रता बढ़ने पर समुद्र द्वारा CO2 को अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ज्वालामुखियों को भी CO2 का स्रोत माना गया है। गत 200 वर्षों में CO2 की मात्रा में 30% की वृद्धि हुई है। इसमें पृथ्वी पर तापमान बढ़ा है। जैसी वृद्धि तापमान में दिखाई दे रही है, वह मात्र प्राकृतिक कारणों से होना संभव नहीं है। प्रमाण इस तथ्य की भी पुष्टि करते हैं कि मानवीय क्रियाकलापों से ही जलवायु प्रभावित हुआ है। मीथेन गैस भी वायुमंडल में अनेक स्रोतों से आती हैं। इनमें प्रमुखतः ऑक्सीजन के अभाव में कार्बनिक पदार्थों के सड़ने, जलने, पानी से भरे धान के खेतों के साथ ही दीमक और जुगाली करने वाले स्तनपायी जंतुओं के मुख से निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा मीथेन की ऊष्मायन क्षमता 30 गुना अधिक होती है। वायुमंडलीय हरित गृह प्रभाव हेतु उत्तरदायी गैसों में मीथेन का योगदान लगभग 20% ज्ञात किया गया है। यह भी पता लगाया गया है कि मीथेन के कुल स्रोतों में जुगाली करने वाले स्तनपायी पशुओं तथा धान के खेतों में उत्पन्न इस गैस का 50% भाग आता है। IPCC द्वारा जारी सन 1990 के आंकड़ों के अनुसार पृथ्वी पर प्रतिवर्ष 361 मेगाटन मीथेन वायुमंडल में संप्रेषित की जाती है। मीथेनोजन नाम के जीवाणुओं या बैक्टीरिया द्वारा ऑक्सीजन के अभाव में कार्बनिक पदार्थों से विखंडन की क्रिया फलस्वरूप मीथेन गैस निकलती है, और विशेषकर कार्बनिक पदार्थों के आधे जलने से यह क्रिया अधिक वेग से संपन्न होती है। जुगाली करने वाले पशुओं यथा गाय, भैंस आदि के आमाशय में पाचन के समय मीथेनोजन जीवाणुओं द्वारा विशिष्ट क्रिया स्वरूप CO2 का अवकरण होता है। मीथेन गैस उत्सर्जित की जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नाइट्रस ऑक्साइड नामक गैस भी अन्य ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों की भांति अवरक्त प्रकाश यानी इंफ्रारेड लाइट या रेज को अवशोषित करके वायुमंडल का तापमान बढ़ाने में सहयोग करती है। मृदा में अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थों व उर्वरकों के नत्रजनीकरण यानी नाइट्रिफिकेशन के समय इस गैस का निर्माण होता है, जो वायुमंडल में जा सकती है। सूखे धान के खेतों में जब पानी भरने की क्रिया संपन्न होती है, तब डीनाइट्रिफिकेशन होकर भूमि से नाइट्रेट्स का उत्सर्जन जो है नाइट्रस ऑक्साइड गैस के रूप में होता है। संपूर्ण प्रक्रिया में अमोनिया का परिवर्तन नाइट्रेट में तथा नाइट्रेट पुनः नाइट्राइट ऑक्साइड में परिवर्तन प्रदर्शित करता है। ज्ञात किया गया है कि हरित गृह प्रभाव में इसका 5% योगदान है। नाइट्रस ऑक्साइड की ऊष्मायन क्षमता CO2 से 140 गुना अधिक है। इस प्रकार इसकी यह क्षमता मीथेन से भी अधिक होती है। वायुमंडल में इसकी सांद्रता अधिक नहीं होती है। ओजोन नामक गैस भी ग्रीन हाउस गैस कही जाती है। यह गैस मुख्यतया वाहनों से निकलने वाले नाइट्रस ऑक्साइड के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, और वायुमंडल में तापमान बढ़ाने में इसका 9% का योगदान माना गया है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ओजोन गैस की ऊष्मायन क्षमता भी लगभग 430 गुना अधिक आंकी गई है। इस प्रकार ओजोन भी वायुमंडल की ऊष्मा वृद्धि है तो एक महत्वपूर्ण गैस मानी गई है। थैंक यू।